गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक फ्रेश टॉपिक फॉरेन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया इन मिडिवल पीरियड। इसके अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों और उनके द्वारा दिए गए भारत विषयक विवरण को समझेंगे। बीच में कुछ टर्म्स आएंगे, उसको हम यही क्लियर करते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये सारे बिंदु बीच में आएंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण हमसे हम समझेंगे। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम नॉलेज को गेन कर सकें। नॉलेज गेन करके हम किस लिए करते हैं? ताकि हम एक जॉब प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव कर सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं? ये ज़रूरतें हमारी मार्केट से पूरी होंगी। मार्केट दो बातों पर निर्भर करता है। एक, वो कौन सी पॉलिसी पे चल रहा है और इसके कौन से एलिमेंट हैं। पॉलिसी के अंतर्गत मुख्यतः डिमांड एंड सप्लाई पर ही कोई भी बाजार चलता है। किसी वस्तु की मांग होगी तभी उसकी सप्लाई होगी, तभी उसे लिया जाएगा, अपने देश से या दूसरे देश से मंगाया जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई पर हमारा मार्केट चलता है। इसके मुख्य एलिमेंट्स होते हैं सेलर, कस्टमर और ट्रांसपोर्टेशन के साधन। ये इसके मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। और कई बाजार मिलकर जो भी टैक्स वैक्स देते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को एक मूवमेंट्स प्रदान करते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में एक मूवमेंट्स होता है तब सुधार होते हैं। और सुधार का संबंध हमारे समाज से होता है। एक समाज आपस में बंधता क्यों है? एक समाज इसलिए बनता है ताकि एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे सके। जब कई आदमी मिलते हैं, एक दूसरे से रीति रिवाजों से बनते हैं, तब एक समाज का निर्माण होता है। और समाज में सभी को समान अधिकार मिल सके, उनकी शिक्षा का स्तर इम्प्रूव हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए एक रीति रिवाज में नियमों से बांधना होता है, जो कि हमारी सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। और सामाजिक स्थिति बेहतर कब होती है? समाज में सबको समान अधिकार तब मिलते हैं जब एक उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था को अप्लाई किया जाता है। और इस एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था लाने का कार्य हमारे शासक वर्गों द्वारा किया जाता है। और प्रशासनिक व्यवस्था का सीधा संबंध हमारे राजनीति से होता है, क्योंकि हमारा शासक जितना अच्छा होगा उसकी प्रशासनिक नीतियाँ उतनी ही अच्छी होंगी। और जिसकी प्रशासनिक नीतियाँ अच्छी होती हैं तो वो अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी होती है। एक अर्थव्यवस्था में मूवमेंट्स बढ़ती है, लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि होती है, लोगों के स्तर में वृद्धि होती है। जब लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो बाज़ार में गति आती है। इस तरह से सबका भला होता है। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था पर और सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पे आर्थिक व्यवस्था का संबंध हमारे बाजार से है, वहीं सामाजिक व्यवस्था का संबंध हमारे जन से है। और राजनीतिक व्यवस्था का संबंध हमारी राजनीतिक नीतियों से है। और सांस्कृतिक स्थिति का संबंध हम जो भी धर्म के लिए जो भी निर्माण कार्य करते हैं, जो कला संस्कृति साहित्य का निर्माण करते हैं, ये सब हमारी सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति। दो लोग, दो परिवार, दो समाज एक दूसरे से धर्म से ही जुड़े हुए हैं। और धर्म की वो कौन सी नीतियां हैं जिसको सब समान रूप से मानते हैं और आज तक मानते आ रहे हैं, ये निर्धारित करते हैं और इसमें कितनी संकीर्णता है, कितना खुलापन है,
कितना ये लोगों को समझने वाली इसमें नीतियां हैं, कितना नियमों ऐसी नीतियां हैं जिससे कि कोई वर्ग दब रहा है तो दबता ही चला जा रहा है, और कोई उन्नत है तो आगे उन्नति ही होता चला जा रहा है। ऐसी कौन सी ऐसी नीतियां जो एक समाज के मनोभाव को प्रभावित करती हैं, ये कितनी उन्नत है या कितनी दबी हुई सोच वाली है, ये इसका निर्धारण करता है धर्म। धर्म में निहित नीतियाँ इस बात का निर्धारित करती है, तो ये हमारी धार्मिक स्थिति के अंतर्गत आ जाती है। और अब कुछ राजवंश का जिनका बार बार इसमें बीच बीच में उल्लेख होगा उसको समझेंगे। संगम वंश का इसमें संगम वंश और तलवा वंश, इन दो वंश का इस विवरण में बीच में आएगा, आपको अभी बता देती हूँ। संगम वंश के 3 मुख्य राजवंश थे, चेर, चोल, पांड्य। इसमें पांड्य राजवंश मोतियों व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसमें कुछ विदेशी यात्री आए जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं दक्षिण में मुख्यतः कुछ मुख्य राजवंश आए जिसके बारे में हम जिसके नाम है। सबसे पहले दक्षिण के प्रमुख राजवंशों में सबसे पहला नाम आता है संगम वंश का। फिर उसके बाद आता है सलुवा वंश, फिर उसके बाद तलुवा वंश, फिर अरिक्कावाडु, फिर वाडेयार। ये मुख्य राजवंश थे जो हमारे विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी जो संगम कालीन है। और जो नाम बार बार आएगा इसमें वो है कृष्णदेव राय, अच्युत देव, देवराय फर्स्ट सेकंड। तो देवराय फर्स्ट और सेकंड ये बेसिकली हमारे संगम काल से संबंधित हैं। और कृष्णदेव राय जिसका बीच में नाम आएगा ये हमारा बेसिकली तलवा वंश से संबंधित है। ठीक है बच्चों। और एक नाम और है अच्युत देव राय, ये भी हमारे तलवा वंश से संबंधित है जिसका बीच में नाम आएगा। तो स्टार्टिंग में बता देने से आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। विदेशी यात्रियों की श्रृंखला में पहला नाम है हमारा मार्को पोलो का। ये इटली के निवासी थे जो कि 1288 से 1292 के बीच में भारत में आए। इन्होंने 13वीं सेंचुरी के दक्षिणी भारत में पांड्य राजवंश के समय दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपनी रचनाओं में के माध्यम से दी हैं। अब इसी श्रेणी में दूसरा नाम है हमारा इब्न बतूता का। ये मोरक्को के निवासी थे जो 1333 से 1342 ईडी में भारत आए और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपना काजी बनाया था। चीन में राजदूत के रूप में इन्हें भेजा, परंतु कुछ कारणों से वो मोरक्को चले गए और उन्होंने जो भी अपने जीवन में देखा, इन्होंने अपने आँखों देखा हाल और अपने अनुभवों को रहला नामक पुस्तक में लिखा। और अब बात करते हैं निकोली कोंटी। ये इटली के निवासी थे। 1420 से 1442 एडी के बीच भारत आए। इन्होंने बेसिकली 16वीं सेंचुरी के भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर चर्चा की है। ये देवराय फर्स्ट के समय में आए थे। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था कि देवराय फर्स्ट हमारे संगम वंश से संबंधित है और उस देवराय फर्स्ट के समय 16वीं सेंचुरी के भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी उसके बारे पर अपने विवरण दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। और अब बात करते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक की। ये ईरानी राजदूत थे जो कि 1442 से 1443 एडी के बीच
विजयनगर की इन्होंने यात्रा की। उस समय विजयनगर के राजा देव राय सेकंड थे। ये भी संगम वंश से संबंधित है। इन्होंने विजयनगर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है और इससे संबंधित विवरण अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और अब बात करते हैं निकेतिन की। ये रूसी थे जो 1470 से 1474 एडी के मध्य बहमनी साम्राज्य का जब काल चल रहा था, उस समय जब मोहम्मद थर्ड राजा थे, उस समय बहमनी साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस पर यह प्रकाश डालती है और संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है। और अब बात करते हैं बारबोसा की। ये पुर्तगाली थे। इन्होंने 1516 से 1518 के बीच भारत में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उस समय कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। इन्होंने तत्कालीन विजयनगर की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला और संबंधित विवरण अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और अब बात करते हैं डोमिंगो पेज की। ये भी पुर्तगाली थे। 1520 से 1522 एडी में विजयनगर की यात्रा की। उस समय राजा कृष्णदेव राय थे विजयनगर के। इन्होंने भी विजयनगर की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, सैन्य अभियान हुए विजयनगर साम्राज्य में, उसका विवरण अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और अब बात करते हैं नूनीज की। ये पुर्तगाली थे जो 1535 से 1537 एडी में विजयनगर की यात्रा की। उस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत देव राय थे, जिन्होंने तत्कालीन विजयनगर की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला और संबंधित विवरण अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। और अब एक बात, कुछ मुख्य बातें और करेंगे जो कि इन्हीं यात्रियों के माध्यम से कही गई है। पहला है हमारा निकोली कोंटी। निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य के लिए कहा था कि विजयनगर का जो घेरा है वो 60 मील लंबा है। और अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य को एक अनूठा शहर कहा है। और नूनीस से संबंधित उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्ति की जाती है, जो कि एक प्रोग्रेसिव माइंड को दर्शाता है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।